आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल की रैली के लिए आज कोलकाता पहुंचे हैं, लेकिन आज चर्चा रैली की नहीं बल्कि ईडी के सामने पेशी की हो रही है। एबीपी न्यूज को पुख्ता सूत्रों से पता चला है कि ईडी ने खनन घोटाले की उन फाइलों को मंगा लिया है जिस पर अखिलेश यादव के दस्तखत हैं। आरोप है कि आईएएस चंद्रकला ने खनन का पट्टा नियमों को ताक पर रखते हुए दिया और इस पर फाइनल मुहर अखिलेश यादव ने लगाई। बंदूक से फायरिंग करती आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला पर अब घोटाले की जांच की फायरिंग हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद ईडी ने चंद्रकला को पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के एमएलसी रमेश मिश्रा को भी ईडी ने अगले सप्ताह पेश होने का समन दिया है। पार्टी कह रही है कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी किसी भी तरह की जांच और ऐसी कोई भी स्थिति जब नोटिस आएगा तो उसके लिए तैयार है। सवाल हमारा उनसे है कि जो खुद जेपीसी का सामना नहीं करना चाहते और ये हताश और निराश सरकार है, इसे पता है कि ये चली गई, इसका अंतिम गठबंधन है ईडी और सीबीआई और इनके साथ, और ये प्रयासरत हैं किसी तरह लोगों के नाम अटका के उनको उलझा कर ध्यान भटकाकर चुनाव लड़ने के। असल में घोटाले का ये घेरा चंद्रकला और रमेश से आगे जाकर अखिलेश यादव तक पहुंच सकता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि जब से यूपी में बीएसपी से गठबंधन हुआ है तभी से उनकी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि बी चंद्रकला की तरफ से जो सफाई जांच एजेंसियों को दी गई है उसमें खनन पट्टे और लीज की फाइलें अखिलेश यादव को बतौर खनन मंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय तक भेजने की बात कही गई है। अब अगर यही बात बी चंद्रकला अपने बयानों में दोहराएंगी और फाइलें उसका मिलान करेंगी तो अखिलेश यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सीबीआई ने इसी महीने घोटाले का केस दर्ज किया है। चंद्रकला पर हमीरपुर में डीएम रहते गलत तरीके से ठेके देने का आरोप है। मामला साल 2012 से 2016 के बीच का है। हाईकोर्ट के बाद खनन घोटाले की जांच की जा रही है। आरोप है कि जब अखिलेश यादव के पास खनन विभाग का प्रभार था तब अवैध तरीके से खनन के ठेके दिए गए। सीबीआई इस मामले में चंद्रकला के घर छापेमारी भी कर चुकी है। कांग्रेस की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इस घोटाले की जांच कराई जाए। आज की डेट में चुनाव में ये लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं। तमाम तरीके के तोतों को अपने हाथ से निकाल करके विरोधियों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। हम बहुत स्पष्ट रूप से मांग करते हैं इसकी जितनी भी कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में हो। इस घोटाले के घेरे में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता भी हैं। संसद में भी मामला उठ चुका है। यूपी में सपा बसपा के महागठबंधन के बाद इस कार्रवाई को सरकार की इरादतन कार्रवाई बताया जा रहा है। उधर जांच एजेंसियों की सफाई है कि हाई कोर्ट के निर्देश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में इस घोटाले की गूंज सुनाई देती रहेगी। उधर कोलकाता में कल विपक्ष की मेगा रैली होनी है। 19 पार्टियों के नेता जुटने वाले हैं। राहुल और सोनिया गांधी नहीं जाएंगे और मायावती भी खुद ना जाकर अपनी पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा को भेज रही हैं। इस रैली से तीसरे मोर्चे की तस्वीर भी साफ होगी और मायावती की पीएम दावेदारी की किस्मत का भी रास्ता खुलेगा। उम्मीद ऐसी थी कि कल कोलकाता के मंच पर कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे जो तस्वीर साफ हो रही है उसके मुताबिक लग ये रहा है कि विपक्ष का ऐसा मजमा नहीं लग पाएगा। सोनिया और राहुल गांधी रैली में नहीं जा रही हैं। मायावती खुद भी रैली में शामिल नहीं होंगी। तीसरे मोर्चे की मुहिम चलाने वाले केसीआर को लेकर सस्पेंस है। सोनिया और राहुल के रैली में नहीं जाने के फैसले से तो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता भी खुश हैं। असल में राज्य कांग्रेस नहीं चाहती कि ममता से कांग्रेस के रिश्ते बने और पिछले महीने ममता बनर्जी ने कमलनाथ और गहलोत के शपथ ग्रहण से जो दूरी बनाई थी उससे भी केंद्र के कांग्रेसी खुश नहीं हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला,
आपके अरविंद केजरीवाल जैसे प्रमुख विपक्षी नेता ममता के हाथ को मजबूत करने कोलकाता जाएंगे। इसी कोलकाता दौरे के दौरान यूपी में सीट बंटवारे को लेकर आरएलडी के अजीत सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच बात होने की खबर है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्वीट के जरिए परिवारवाद का आरोप लगाकर विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है। गौरव भाटिया ने सोनिया से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक का नाम लिखा है और कहा है कि लोकसभा चुनाव मोदी बनाम वंशवाद होगा। लेकिन देश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए असली खबर ये है कि देश में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई के आसार दिख रहे हैं। इसमें एनडीए का नेतृत्व मोदी के हाथ में, यूपीए का नेतृत्व राहुल के हाथ में और तीसरे मोर्चे का नेतृत्व मायावती के हाथ में रहने की स्थिति बन रही है। मोदी और राहुल के नाम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मायावती को लेकर तीसरे मोर्चे में संकोच की स्थिति है। अखिलेश यादव ने भी दबी जुबान में ही समर्थन किया था। क्या कोई स्थिति बनेगी कि मायावती जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे? आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। हालांकि मायावती की पार्टी बीएसपी काफी समय से बहन जी के लिए फील्डिंग कर रही है। खुद मायावती ने भी जन्मदिन के मौके पर जब मीडिया से बात की तो अंदाज पीएम इन वेटिंग वाला ही था। बीजेपी में अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हो सकता है मायावती ने अपना राजनीतिक भाव बढ़ाने के लिए ही खुद कोलकाता नहीं जाने का फैसला लिया हो और अपनी जगह अपने खास सतीश चंद्र मिश्रा को भेज रही हैं। देवेगौड़ा गुजराल की सरकार तीसरे मोर्चे की आखिरी सरकार थी। अब सवाल ये 2014 में एक भी सीट नहीं जीतने वाली मायावती का खाता इस बम्पर तरीके से खुलेगा कि 2019 में वो प्रधानमंत्री बन जाएं। फिलहाल सपने तो वो यही देख रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बिहार लेकर चलते हैं आपको। लालू की पार्टी के उपाध्यक्ष रघुवंश सिंह को बीजेपी ने एनडीए में आने का ऑफर दिया है। कहां पार्टी विरोध किया? अच्छा था के ना विरोध किया? अच्छा मत दे दिया, आइसोलेशन में गए। हाँ भाई, मैनिफेस्टो नहीं, जैसे लोकसभा राज्यसभा में सब लोगों ने विरोध किया है, कौन सपोर्ट किया है? पास होने के वक्त में लोग उधर वोट डाल दिए, ये लोग इधर डाल दिए। लालू की पार्टी के उपाध्यक्ष रघुवंश सिंह के इसी बयान की वजह से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। असल में सवर्ण आरक्षण पर लालू की पार्टी के सवर्ण सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में झुनझुना लेकर आरक्षण का विरोध किया था। सर, कभी सुना है कि एक गरीब दलित था नाम की कोई कहानी हो? एक गरीब कुम्हार था, एक गरीब मल्लाह था, एक गरीब ठाकुर था। पत्रकारों ने राजपूत जाति के रघुवंश सिंह का विचार पूछ लिया तो वो आरक्षण के समर्थन की बात करते दिखे। मैं उसको इस अर्थ में लेता हूं कि कोई किसी का आरक्षण के खिलाफ कोई किसी को मदद हो तो कोई मदद रोकेगा किसी को, अब मना करने जाएगा जे न करिए। लेकिन पार्टी के प्रवक्ता मनोज झा ने साफ कह दिया है कि वरिष्ठ नेता होने के नाते उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हमने संसद में पार्टी का पक्ष रखा, पार्टी अब भी अपने स्टैंड पर कायम है। आरजेडी के 2 सवर्ण नेताओं के इन्हीं विरोधाभासी बयानों ने पार्टी की नीति पर सवाल खड़ा कर दिया है। रघुवंश के बयान के राजनीतिक मायने को समझें तो उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है और जिस वैशाली सीट से वो लड़ेंगे वहां राजपूत और भूमिहार वोटर सबसे ज्यादा हैं। बीजेपी नाम लेकर पूछ रही है कि आरजेडी के सवर्ण नेता किस मुंह से ऊंची जाति का वोट मांगने जाएंगे। सुशील मोदी ने तो रघुवंश सिंह को गलत जगह पर फंसे होने की बात कहकर एनडीए में आने का ऑफर तक दे दिया है। बिहार में सवर्ण करीब 15% के आसपास हैं। इनमें से राजपूत वोटर करीब 5% हैं। 2014 में आरजेडी ने 5 सवर्णों को टिकट दिया था। अब बीजेपी ने जिस तरीके से सवर्ण आरक्षण को लालू की पार्टी के खिलाफ मुद्दा बनाया है, उसकी वजह से आरजेडी के सवर्ण नेता थोड़े परेशान दिख रहे हैं। रघुवंश सिंह ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की है,
लेकिन ये कोशिश नाकाम रह सकती है। ये सवर्ण के भी सहायता हो, मदद हो, उनके भी गरीब की मदद हो, सहायता हो, उसका काहे कोई खिलाफ पड़े। डैमेज कंट्रोल से और ज्यादा डैमेज ना हो जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए राफेल, जिसको लेकर आज नई जंग शुरू हो गई। कांग्रेस की ओर से पी चिदम्बरम ने मोर्चा संभाला तो बीजेपी की ओर से जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी मैदान में आ गए। देश के आसमान में राफेल की रफ्तार का जादू तो अभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन देश की सियासत के संग्राम में राफेल की रफ्तार पर सवार होकर वार करने की तैयारी हो चुकी है। ये यूथ कांग्रेस के युवा क्रांति यात्रा की तस्वीर है। क्रांति यात्रा के रथ पर राफेल सवार है। राफेल के सामने पिंजरे में बंद तोते का भी मॉडल रखा है, जिसके जरिए राफेल का सीबीआई कनेक्शन दिखाने की कोशिश की गई है। होर्डिंग में नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी के गले मिलते तस्वीर है और स्लोगन लिखा है कि चौकीदार चोर है। राफेल को कांग्रेस ने 2019 के लिए सबसे बड़ा हथियार बना रखा है। इसी हथियार को और धारदार बनाने के लिए कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक क्रांति रैली निकाली जा रही है, जिसका पड़ाव लुधियाना में था। देश के अंदर जो अराजकता का माहौल है, नरेंद्र मोदी जी ने जो लूट मचा रखा है उद्योगपतियों के साथ मिलके, कि अभी जो सौदा हुआ है फ्रांस का एक दूसरी कंपनी से, वो भारत से भी सस्ता हुआ है। मिस्र ने किया, वो भारत से सस्ता किया। दूसरा कि 126 विमान आने थे, क्यों 36 आए? HAL कंपनी से छीन के अनिल अंबानी को क्यों दिया गया, जिसके पास सुई तक बनाने का इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं। कांग्रेस देश के कोने कोने में राफेल को बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिशों में लगी है। द हिंदू में छपी खबर का हवाला देते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर बरसते हुए देश से धोखा करने का आरोप लगा दिया। The government has wronged the country in two ways. Firstly, it has compromised national security by denying to the Air Force 90 fighter aircraft that they desperately need. Secondly, it has purchased 2 squadrons that will cost about 25 million euro more per aircraft. At the 2016 exchange rate, 25 million is equal to 186 crore rupees. India will pay rupees 186 crore more per aircraft. ये पब्लिक है, सब जानती है। कांग्रेस के झूठ और भारतीय जनता पार्टी के सच को पहचानती है। निर्मला सीतारमण ने इस संदर्भ में पार्लियामेंट में जवाब दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में अपना फैसला दे दिया है। वो लोग जो अपनी राजनीति के लिए इस विषय को बार बार उठा रहे हैं, उनकी राजनीति कामयाब नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। मोदी सरकार ने यूपीए के वक्त की गई राफेल डील को रद्द कर दिया था। सरकार ने कहा था कि पुरानी डील 126 की जगह सिर्फ 36 राफेल जहाज खरीदे जाएंगे। यूपीए का आरोप है कि HAL को डील से बाहर कर अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट पार्टनर बनाया गया। कांग्रेस देश में हल्ला बोल रही थी तो अमेरिका में अपना इलाज करा रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस पर पलटवार किया। जेटली ने लिखा है कि कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक झूठ बोला और सरकार की छवि पर चोट पहुंचाने वाला दुष्प्रचार किया। संसद में वो डिबेट में हारे, लेकिन इसके बाद भी उनका झूठ फैलाने का कारोबार जारी है। जेटली राफेल के मुद्दे पर कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी से लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट मोड पर है। इसलिए गांधीनगर में पीएम मोदी की मौजूदगी में शुरू हुए वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में अनिल अंबानी से दूरी बनाई गई है। इस बारे में जब सीएम विजय रूपाणी से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सर अनिल अंबाणी ने आमंत्रण आपवा बाबते प्रश्न उभो थयो। सर अनिल अंबाणी ने आमंत्रण आपवा बाबते प्रश्न उभो थयो।
सीएम साहब की कुछ न बोलने की मजबूरी से एक बात तो साफ है कि बीजेपी बड़ी सावधानी से इस मुद्दे को डील कर रही है। इसीलिए विरोधियों को वार करने का कोई भी मौका वो देना नहीं चाहती। अभी तो ये झांकी है, 2019 की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। समय जैसे जैसे गुजरेगा देखते जाइएगा होता है क्या। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें हमसे कुछ ही देर के बाद शाम 7:30 बजे राम यात्रा पंकज झा के साथ जरूर देखिएगा। मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने खनन घोटाले में यूपी सरकार से 22 फाइलों की मांग की। 14 पर बतौर खनन मंत्री अखिलेश के दस्तखत। कल कोलकाता में होगी विपक्ष की रैली। 1 दर्जन से ज्यादा नेता एक मंच पर दिखेंगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्विटर पर लिखा, 2019 में मोदी बनाम वंशवाद का चुनाव होगा। 23 और 24 फरवरी को गोरखपुर में होगा बीजेपी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन। 2025 में मंदिर निर्माण की बात पर विवाद बढ़ा तो आरएसएस की सफाई। अभी शुरू हुआ निर्माण तो 2025 में मंदिर तैयार। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आपका कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। अभिनेता प्रकाश राज बेंगलुरु सेंट्रल सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गांधीनगर में शुरू हुआ वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन। मोदी ने कहा, भारत ऊर्जा से भरा देश। यूपी कैबिनेट ने 10% सवर्ण आरक्षण का बिल पास किया। राम यात्रा। राम यात्रा में अब तक आपने देखा अयोध्या, प्रयागराज में भगवान राम से जुड़ी मान्यताओं को आप तक पहुंचाते हुए पंकज झा यूपी के चित्रकूट पहुंचे। राम घाट पर उस जगह के दर्शन कराए जहां भगवान राम ने भोलेनाथ की पूजा की थी। राम घाट की संध्या आरती के दर्शन कराए। यहां से निकलकर पंकज झा अब मध्य प्रदेश के हिस्से में पड़ने वाले चित्रकूट में हैं। यहां राम मंदिर परिक्रमा की परंपरा है। यहीं पर वो जगह है जहां भगवान राम ने माता सीता का फूलों से श्रृंगार किया था। अब यहां से निकलकर पंकज झा जा रहे हैं उस गुप्त गोदावरी की ओर जहां की दुनिया आज भी रहस्यों से भरी हुई है। अब आगे देखिए। भगवान राम से जुड़ी इस रहस्यमय दुनिया में घंटे की आवाज से आपका स्वागत होता है। बड़ी संख्या में लंगूर यहां उछल कूद करते दिखे, जिसे कैमरामैन प्रेम सिंह ने आपके लिए कैमरे में कैद किया। बढ़िया है। हेलो, हाथ से खिलाइए, हाथ से खाइए। भगवान राम से जुड़ी इस रहस्यमय दुनिया में जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। पंकज झा भी टिकट लेकर सीढ़ियों से उस गुफा के अंदर जा रहे हैं, जिसे दुनिया गुप्त गुफा के नाम से जानती है। गुफा के अंदर जाने के लिए साइन बोर्ड लिखा हुआ है। गुफा में दाखिल होते ही अंधेरे से सामना होता है। हालांकि नीचे उतरने के लिए भी सीढ़ियां बनी हुई हैं। उसी सीढ़ी से धीरे धीरे करके श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। हम भी धीरे धीरे गुप्त गोदावरी की ओर जा रहे हैं। गुफा के अंदर घुप अंधेरा है। सूरज की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँचती, लेकिन अंदर का नजारा देखकर आप जब भगवान यहाँ ठहरे थे तब उनका दरबार इसी गुफा में लगता था। यहाँ से हम आगे बढ़े तो गुप्त गोदावरी के दर्शन हुए।
छोटा सा कुंडनुमा बना हुआ था। किनारे पर पंडित जी भी बैठे हुए थे। ये सर गंगा गुप्त गोदावरी सीता कुंड है। सामने से माता गोदावरी की धारा है। ये माता सीता के स्नान का कुंड है। हम जिस वक्त यहाँ पहुँचे उस वक्त सीता कुंड के पास कुछ महिला श्रद्धालु भी पहुँची। यहाँ हमें कुछ बल्ब जलते दिखाई दिए, यानी रोशनी का प्रबंध किया गया था। वैसे तो गोदावरी नदी नासिक में बहती है, लेकिन मान्यता है कि प्रभु राम के दर्शन के लिए वो यहाँ पहुँच गई थी, वो भी गुप्त तरीके से, इसलिए इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। हमने आपके लिए यहाँ मौजूद पुजारी कृष्णकांत मिश्रा से और जानकारी ली। कि ये गुप्त गोदावरी का क्या महात्मा है? ये सर गंगा गुप्त गोदावरी है। ये बताया जा रहा है कि जब भगवान राम, माता सीता, लखनलाल यहाँ वनवास काल में आए तो उनके दर्शन को देवी देवता नर किन्नर सभी आए। तो ये माता गोदावरी नासिक पंचवटी त्र्यंबकेश्वर पार्वत से गुप्त रूप से यहाँ पे प्रभु के दर्शन को आई। यहीं पे माता सीता ने स्नान किया। ये सीता कुंड बाबू कहलाता है। और यहाँ से सेकंड नंबर की गुफा में जाती हैं। सेकंड नंबर से बाहर जाने के बाद माता गुप्त हो जाती हैं। यहीं पर एक बोर्ड लगा है जिस पर खटखटा चोर का जिक्र है। चोर शब्द के बारे में जानकर हमारी इच्छा इसे समझने की हुई तो पुजारी जी ने विस्तार से समझाया। ये मैंग नाम का राक्षस है। वनवास काल के समय में माता यहाँ स्नान कर रही थी तो उनके कुछ दिव्य आभूषण लेके वो राक्षस भागा। लक्ष्मण जी पहरे में थे। माता सीता ने आवाज लगाई। लखनलाल जी ने पकड़ के उसे सप्तवेदी बाण से मार के उल्टा लटका दिया, श्राप दिया, जा दुष्ट काला पत्थर का हो जाएगा। आज भी वो शिला काला पत्थर की है जी। जब वो काला पत्थर का होने लगा तो प्रभु राम से विनय अर्चना की, प्रभु मैं पत्थर का होने लगा लेकिन मेरा भोजन क्या होगा। भगवान राम ने उसे वरदान दिया कि जो भी दर्शनार्थी तेरे दर्शन करेगा कलयुग में उसके मानसिक पापों का भक्षण करेगा, यही तेरा भोजन है। गुफा के अंदर आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए सांस की परेशानी वाले लोगों को अंदर नहीं जाने की हिदायत दी जाती है। गुफा कितनी पुरानी है इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया, लेकिन मान्यता है कि भगवान के लिए इस गुफा का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। गुफा में आगे बढ़ने पर रास्ता पानी से होकर गुजरता है। श्रद्धालु इसी रास्ते से होकर बाहर की ओर निकलते हैं, लेकिन गुफा से बाहर निकलने के बाद नदी कहां जाती है इसका रहस्य आज भी दुनिया के सामने बना हुआ है। इन्हीं रहस्यों के बारे में सोचते हुए हम बाहर आ गए और बाहर मुलाकात हुई 72 साल के राम अवतार से, जो कि गुफा के बाहर धार्मिक किताबें बेचते हैं। मोदी जी को जानते हैं? क्या हैं वो? प्रधानमंत्री हैं। अभी कितना टाइम बचा है उनका? 6 महीना बचा है। तो फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब क्या अब हम आए थे वो तो नहीं है, अब उनके भाग्य की बात है। अच्छा, आपका मन क्या कह रहा है? हमारा तो मन कह रहा है कि जरूर बनेंगे एक पंचवर्षीय और 5 साल और आप चांस देंगे उनको, एक बार मौका और देंगे। तो बीजेपी वाले तो कहते थे कि हम राम मंदिर बना देंगे, बनाए तो नहीं मोदी जी। दुख है आपको, लेकिन फिर भी आप उनके साथ हैं। अब क्या किया जाए। यहाँ से आगे बढ़े तो एक घर के बाहर चूड़ियों के पैकेट बन रहे थे और घर की दीवार पर कांग्रेस बीजेपी की सीटों के नंबर लिखे थे। हालांकि ये नंबर नतीजों में सटीक नहीं बैठा, लेकिन नंबर लिखने वाले मनोज पांडे का कहना है कि उन्होंने SC/ST एक्ट से पहले भविष्यवाणी की थी। हमने राम मंदिर पर पूछा तो कहने लगे कि बीजेपी को नुकसान होगा। तो क्या लग रहा है कि मोदी मंदिर बनवा पाएंगे? मोदी मंदिर बनना तो चाहिए, मंदिर बनवा पाएंगे। अगर नहीं बनवाएंगे तो फिर बीजेपी का सफाया हो जाएगा जी। अभी 5 राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार आई है, मोदी जी को 120 लोकसभा सीटों का नुकसान हो रहा है। 120 लोकसभा सीटें मोदी जी की चली जाएंगी। अगर मंदिर बनना शुरू हो गया तो फिर सीटें बढ़ेंगी।
और नहीं तो फिर कहानी गड़बड़ है मोदी जी के लिए। जी भी जैसे भी देवी सरकार अपने वादे कर रही है राम मंदिर बनाने की, अगर मंदिर बनने की काज शुरू हो गई होती तो ये कहानी न देखने को मिलती। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मंदिर बनना शुरू हो गया होता तो नतीजे एमपी के भी अलग हो सकते थे। राम यात्रा को आगे बढ़ाएं उससे पहले दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी को 27 सीट मिली थी, तब कांग्रेस को सिर्फ 2 मिली। विधानसभा में हार के बाद बीजेपी का ग्राफ गिरा। एमपी के सतना जिले का ये इलाका राममय रहता है। राम तो जैसे यहाँ के लोगों की सांसों में बसे हैं। हम गुप्त गोदावरी से अब जा रहे हैं जानकी कुंड की ओर। रास्ते में हमें बैंड बाजे वाले मिल गए। पता चला कि यहाँ भगवान राम और सीता से जुड़ी झांकियां निकलती रहती हैं। कभी किसी मंदिर से तो कभी किसी आश्रम से लोग नाचते गाते इन झांकियों में शामिल होते हैं। राम नाम की लूट मची है, उत्सव तो बस बहाना है। और यहाँ चित्रकूट में राम की लीला, राम की कथा से जुड़ी हुई चीजों को लेकर मठ और मंदिरों में कोई न कोई उत्सव निकलता रहता है, कोई न कोई झांकी निकलती रहती है। कभी राम जानकी का विवाह कराया जाता है, कभी राम का जन्म होता है, तो कभी लक्ष्मण से जुड़ी कोई बात होती है। बड़ा अद्भुत माहौल रहता है, भक्तिमय जैसा चित्रकूट में। गाजे बाजे की टोली को हमने अलविदा किया और फिर आगे बढ़े जानकी कुंड की ओर। मंदाकिनी नदी के किनारे है ये कुंड। सीढ़ियों से उतरकर हम वहां पहुंचे। मंदाकिनी नदी के आसपास एक ही जगह पर 9 रंग के पत्थर हैं, जिसमें एक कुंड बना है। यहाँ पत्थरों में कुछ निशान पड़े हैं। कहते हैं ये सीता जी के पैर के चिन्ह हैं। जैसे नर्मदा यात्रा में एक कहावत चल रहा था कि हर कंकड़ में शंकर बसे हैं, वैसे ही राम यात्रा में चित्रकूट में कण कण में बसे हैं राम। जिस जगह जाते हैं जो पत्थर मिलता है उसकी भगवान राम के वनवास के दौरान की कोई न कोई कहानी जुड़ी होती है। कहीं सीता कुंड होता है, कहीं जानकी कुंड होता है, कहीं हनुमान धारा होती है और सबके पीछे की अपनी अपनी भगवान राम से जुड़ी हुई कोई लीला होती है। सीता जी मंदाकिनी नदी किनारे यहीं स्नान करती थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया जानकी कुंड। यहाँ हमारी भेंट पुजारी राम अवतार करवरिया से हो गई। पहले उन्होंने जानकी कुंड के बारे में बताया, फिर बोले राम मंदिर बने या ना बने नरेंद्र मोदी को ही साथ देंगे। अच्छा ये बताइए ये जानकी कुंड की क्या कथा है? ये यहाँ चित्रकूट में आके 11.5 वर्ष निवास किया है। उसी वनवास के समय में माता जगत जननी श्री सीता माता यहाँ आती थी स्नान के लिए। ये चारों तरफ पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत गहराई है। ये कुंड का आकार होने के कारण यहाँ घाट न नाम पड़ करके जानकी कुंड नाम पड़ा है। स्नान करने के बाद ये हवन वेदी है, इसे माता सीता जी अपने हाथों से बनाया है। इसमें गायत्री मंत्र का जाप करा के हवन और यज्ञ कराती थीं। ब्रह्मा जी उनके पुरोहित थे। ब्रह्मा जी यहाँ प्रतिदिन पूजन कराने के लिए आते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी वर्णन किया है। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। स्नान और पूजन करने के बाद यहाँ पर बैठकर मैया जगत जननी श्रृंगार करती थीं और अपनी दया रूपी दृष्टि से सारी सृष्टि की भवबाधा का हरण करती थीं। पूरे शिला में
आज भी मातेश्वरी के चरण बने हुए हैं। जो आपको लगता है कि क्यों मोदी जी बनवा पाएंगे? बनेगा, मान लीजिए ना आज सही 2-4 साल 6 साल बाद बनेगा, लेकिन और कोई पार्टी 50 साल में ना बनवा पाएगी। एक बार बताइए करवल जी कि अगले साल लोकसभा का चुनाव है जी, अगर मोदी कहते हैं कि हम मंदिर को एक चांस और दो, तैयार हैं आप? हाँ हम तैयार हैं। क्या बात करते हैं? हम तैयार हैं। हम तो उन्हीं को हमेशा के लिए उन्हीं के प्रति समर्पित हैं। एक दिन में भगवान राम से जुड़ी जगहों को देख पाना, उनको समझ पाना लगभग असंभव जैसा है। शाम ढलने लगी थी, अब हम हनुमान धारा की तरफ बढ़ चले। हनुमान धारा पहाड़ की गोद में बसा हुआ है। विंध्याचल पर्वत पर ये धारा है। करीब 500 सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर तक जाना होता है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक दो नहीं, पूरे 600 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है बजरंगबली के दर्शन के लिए। 600 सीढ़ियां चढ़ेंगे और 600 सीढ़ियां उतरेंगे, यानी 1200। और ये हनुमान धारा है। और हनुमान धारा का भगवान यानी बनवासी राम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की अधिकतर कहानियाँ या भगवान राम की लीला से जो जुड़ी रोचक कहानियाँ हैं वो उस दौर की हैं जब भगवान राम वनवास पर थे। लेकिन ये जो हनुमान जी की कहानी है ना, ये भगवान राम वनवास खत्म कर जब अयोध्या लौट गए थे उसके बाद की कहानी है। मान्यता है कि हनुमान जी जब लंका दहन करके लौटे तो उनकी पूंछ में अग्नि की जो ज्वाला थी उससे वो परेशान थे। लंका विजय के बाद अयोध्या में एक दिन हनुमान जी ने अपनी परेशानी बताई और फिर भगवान के आशीर्वाद से हनुमान जी पूंछ की अग्नि को शांत करने के लिए यहीं आए। मान्यता है कि हनुमान जी के आग्रह पर ही जलधारा फूटी। जलधारा के साथ हनुमान जी यहाँ आज भी मौजूद हैं और हनुमान धार उनकी अग्नि को शांत कर रही है। राम यात्रा में कैमरामैन प्रेम सिंह और रिपोर्टर पंकज झा आगे आपको ले चलेंगे बिहार, जहां भगवान राम ने पहली बार माता सीता को देखा था और जहां है भगवान राम की ससुराल। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।